हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में विप्लव अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करे अनमोल को घूरने लगता है। विप्लव को घूरने पर अनमोल अपने दांत पीसकर बोला, नजरें नीचे रखो वरना एक और लगाऊंगा कान पर। विप्लव अनमोल की बात पर गुस्से से बोला, मुझे क्यों मार रहे हो? इस गधे से कहो ना जो यहाँ पर कुछ भी पके जा रहा है। अनमोल विप्लव के जबड़े को पकड़ कर बोला, खुद को बहुत बड़े सुपरस्टार समझते हो। जो तुम्हारे मन में आएगा तुम करते रहोगे। तुम्हारे आज के हरकत के बारे में अगर सारंग विला में किसी को पता चला, आई डोंट थिंक कि वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। विप्लव अनमोल के हाथ को झटकते हुए गुस्से से बोला, एंड डोंट थिंक कि वो लोग रावत को छोड़ेंगे। अनमोल अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोला, तुम बहुत बिगड़ गए हो। तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। विप्लव अनमोल को धक्का देते हुए बोला, गो टू हिल, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मुझे कोई कहीं नहीं भेज सकता। इतना कहकर विप्लव गुस्से में अपनी गाड़ी की तरफ चला जाता है। रिया एक नज़र अनमोल के देखने के बाद विप्लव के पीछे जाते हुए बोली, वापे मैं भी आ रही हूँ, रुको मेरे लिए। अदिति भी उन दोनों के पीछे चली जाती। उन लोगों के जाने के बाद अनमोल कुणाल को घूरते हुए बोला, तुम्हारे और अदिति के बीच में कुछ है ही नहीं। तुम हो जो बेवजह बहाना बना रहे हो। बताओ असली मामला क्या है? कुणाल अनमोल की बात को इग्नोर कर बॉबी से बोला, चलो बॉबी। कुणाल की बात पर अपना सिर हिलाते और दोनों वहाँ से निकल जाते। अब वहाँ पर ध्रुव, सुधांशु और अनमोल रह गए थे। अनमोल उन दोनों को इग्नोर करके अपने केबिन की तरफ चला जाता है। उसके जाने के बाद ध्रुवी सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली, आज बोर्ड खराब हो गया, कहीं डेट पर चले? सुधांशु टाइम देखते हुए बोला, सॉरी लेकिन मुझे पापा के बेकरी शॉप जाना था। ध्रुवी सुधांशु के बाद पर उसके हाथ को पकड़कर बोले, चलो साथ में चलते हैं। सुधांशु ध्रुवी के बाद पर अपना सिर हिला देता और दोनों सुधांशु के पापा के बेकरी शॉप के लिए निकल जाते हैं। इधर दोपहर का वक्त था। कशिश की गाड़ी आकर इंस्टीट्यूट के बाहर रुकती है। कशिश अपने कदम सीधा अंदर की तरफ बढ़ा देता है। लंच ब्रेक चल रहा था जिस कारण सारे स्टूडेंट्स बाहर आए हुए थे। मीरा अपनी इकलौती फ्रेंड स्नेहा के साथ क्लासरूम से बाहर आती है। अभी भी किसी को ये नहीं पता था कि मीरा ऑलरेडी शादीशुदा है, जिस कारण सभी उसे कुंवारी ही समझते थे। मीरा की नज़र गेट पर खड़े कशिश पर जाती है। सीधा कशिश से जहाँ मिलते हैं स्नेहा को एक नज़र देखने के बाद अपने कदम कशिश की तरफ बढ़ती है कि उसके सामने एक बाइक आकर रुकती है। कशिश जो कि मीरा को आता हुआ देखकर नॉर्मल उसे देख रहा था, उसके सामने किसी को बाइक रुकता हुआ देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। वही मीरा भी उस लड़के को घूरने लगती है। वो लड़का अपने सिर से हेलमेट निकालता है तो काफ़ी हैंडसम था और मीरा के ही हम उम्र का लग रहा था। मीरा उस लड़के को देखकर अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोले, तुम बीच रास्ते में आकर क्यों रुको हो? वो लड़का मीरा को 1 मिनट का इशारा कर अपने पॉकेट से रेड रोज निकाल कर मीरा के सामने रख कर बोला, आई लव यू। मीरा की आंखें छोटी हो जाती हैं। वहीं कशिश उस लड़के को बिना किसी इमोशंस के घूरने लगता है। मीरा नज़र उठाकर कशिश की तरफ देखती है जिसकी आंखें धीरे धीरे डार्क हो रही थी। कशिश के गुस्से को देखते हुए मीरा उस लड़के से जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि वहाँ पर सॉन्ग प्ले होने लगता है। उस लड़के के गाने को सुनकर स्नेह और मीरा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो लड़का डांस तो अच्छा कर रहा था और उसका प्रपोजल भी काफ़ी यूनिक था। वो लड़का मीरा के पास आकर उसके हाथ को पकड़कर बोला, मीरा। आंखें फाड़े उस लड़के को देखे जा रही थे। वही कशिश उस लड़के को डांस और म्यूजिक को सुनकर पूरी तरीके से पागल हो गया था। वो अपने कदम सीधा मीरा की तरफ बढ़ा देता है। वही वह लड़का मीरा को देखते हुए कहता है, अरे पलट। ये कहते हुए मीरा की तरफ पलटता है कि एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के के गाल पर पड़ती है, जिस कारण उस लड़के का सारा डांस रफू चक्कर होने के साथ वो अंधे मुंह वहीं कैंपस में गिर जाता है। वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी हैरानी से ये नज़ारा देख रहे थे। वही स्नेहा कशिश को देखते हुए खोई हुई आवाज़ में मीरा से बोली, ये हैंडसम हट्टी कौन है? स्नेहा की बात पर मीना कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखने लगते। वही स्नेहा के बात पर कशिश उसे एक नज़र देखने के बाद मीरा से बोला, चले। कशिश की आवाज़ पर मीरा होश में आती है और अपना सिर हिला देती है और उसके साथ जाने लगती है, जिस पर वो लड़का खड़ा होते हुए कहता है, रुको रुको। उसकी बात पर मीरा उसे देखते हुए बोली, एक थप्पड़ से पेट नहीं भरा क्या? दूसरा खाना चाहते हो? वो लड़का अपने लाल गाल पर हाथ रखकर कशिश की तरफ इशारा करते हुए बोला, इस ब्रो को वापस करना चाहता हूँ। इतना कहकर वो कशिश को करने के लिए अपना हाथ ऊपर करता है, जिस पर कशिश उसके हाथ को पकड़कर
मोड़ कर उसके कमर पर लगा उसके पीठ पर लात मारते हुए कहता है, निकल बच्चे। वो लड़का पलट कर कशिश को घूरते हुए बोला, हाउ डेयर यू किक मी। कशिश उसे घूरते हुए बोला, हाउ डेयर यू प्रपोज टू माई वाइफ। कशिश के मुंह से मीरा के लिए वाइफ सुनकर इंस्टीट्यूट में खड़े जितने भी लड़के और लड़कियां थी सब हैरानी से उनकी तरफ देखने लगते हैं। कशिश सब लोगों को इग्नोर कर मीरा के हाथ को पकड़कर बोला, चलो। मीरा कशिश की बात पर अपना सिर हिला स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, हम कल मिलते हैं स्नेहा, बाय। स्नेहा मीरा के बात पर हकलाते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है तो कशिश एक नज़र उस लड़के को घूरने के बाद आगे की तरफ चला जाता है। मीरा और कशिश के जाने के बाद वो लड़का स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी दोस्त पहले से शादीशुदा है? जिस पर स्नेहा उसे घूरते हुए बोली, पहले तो तुम बताओ तुम हो कौन जो इस तरीके से आकर यहाँ पर प्रपोज कर रहे हो? वो लड़का मुंह बनाते हुए बोला, मैं उसे रोज़ देखता था, मुझे अच्छी लगने लगी थी, इसलिए मैंने प्रपोज कर दिया, लेकिन ये तो पहले से किसी और के साथ सेट है। जिस पर स्नेहा अपने दांत पीस कर बोली, सेट नहीं है, शादीशुदा है, सुनाई नहीं दिया क्या इडियट? इतना कहकर स्नेहा कैंटीन की तरफ चली जाती। वो लड़का अपने गाल को सहलाते हुए स्नेहा के पीछे चला आता है। इधर मीरा कार में हंसी जा रही थी और बैक सीट पर बैठा कशिश उसे घूरे जा रहा। फिर कशिश मीरा के हंसते हुए चेहरे और उसके होठों को देखते हुए गाड़ी में लगा पार्टीशन बटन प्रेस करता है, जिससे पार्टीशन ऑफ हो जाता है। मीरा हंसने में इतनी मग्न थी कि उसे कशिश के इंटेंस नज़रें समझ नहीं आती कि अचानक कशिश उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच अपनी गोद में बैठा लेता है। तो मीरा अपने दोनों पर कशिश के अगल बगल कर अपना चेहरा कशिश की तरफ करके बैठ जाती है। मीरा की सारी हंसी कशिश की हरकत पर गायब हो जाती है और उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। कशिश मीरा को चुप देकर उसके गाल पर उंगली चलाते हुए बोला, व्हाट हैपेंड मीरा, तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? मीरा कशिश के गोद में उठने की कोशिश करते हुए बोली, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। कशिश अपने पैंट की तरफ देखते हुए मीरा के चेहरे को देखकर बोला, लेकिन ये तो बहुत कंफर्टेबल है और ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों पहली बार इतना करीब आए। ये कहते हुए कशिश मीरा के एयरलोब पर धीरे धीरे किस कर रहा था। कशिश के सेक्सुअली भरी छुअन पर मीरा अपनी आंखें बंद कर लेती है तो कशिश उसके गाल पर किस करने लगता है और अपनी एक हाथ की उंगलियां उसके गले पर चलाते हुए कहता है, तुम्हारी हंसी कहाँ गायब हो गई? मीरा कशिश की लो मैग्नेटिक वॉइस को अपने कान के पास महसूस कर गहरी सांस लेते हुए बोली, हम कार में हैं। कशिश मीरा की बात सुन उसके लाल पड़ चुके चेहरे को देखने के बाद उसके टुड्डी पर हाथ रख उसे थोड़ा सा नीचे झुकाता है और उसके होठों पर किस करने लगता है। मीरा अपनी बंद आंखों खोलकर कशिश के बालों में हाथ डाल उसका साथ देने लगती है। कशिश धीरे धीरे मीरा को किस करते हुए बैक सीट पर प्रेस करता है और उसके क्लीवेज पर हाथ रखते हुए कहता है, ए फॉर प्ले इज नो इन ऑर्डर फॉर नो इज नॉट इट। मीरा अपने मुंह पर हाथ रख अपनी गर्दन नहीं में हिलाते हुए बोली, नो। मीरा की ना सुनकर कशिश तीसरी मुस्कान के साथ उसके ऊपर उसके स्कर्ट को ऊपर करके बोला, तुम्हें हंसने से पहले सोचना चाहिए था मीरा। मीरा अपने मुंह से हाथ हटाकर अपनी आवाज़ को कंट्रोल करते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हम लोगों को कहाँ जाना है? कशिश मीरा के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ ऊपर कर देता है और फिर से उसके होठों पर किस करने लगता है। मीरा अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। करीब 1 घंटे बाद कशिश मीरा से दूर होता है। मीरा के गाल पूरी तरीके से लाल हो गए थे और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। कशिश मीरा के माथे पर चूमकर उसे ठीक से बैठा देता और एक टॉवेल बैक साइड से निकाल कर मीरा के चेहरे को साफ करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया। ये कहते हुए कशिश के होठों पर तिरछी मुस्कान थी, जिसे देखकर मीरा उसके हाथ से टॉवेल छीनकर गुस्से से बोली, आप दिन पर दिन निहायती बेशर्म होते जा रहे हो। इतना कहकर मीरा अपने स्कर्ट को ठीक कर अपने बाकी कपड़ों को ठीक करते हुए गाड़ी से बाहर निकलने के लिए पैर रखती है तो दर्द से कराह उठती है। मीरा के इसकी नज़र पर कशिश अपने बेल्ट को लगा पैंट की जीप बंद करते हुए पीछे से मीरा के बाहों में उठाकर बोला, मैं इतना भी ज़्यादा रफ नहीं था मीरा। इतना कहते हुए कशिश मीरा को लेकर अपने सामने बने लग्जरियस ऑफिस के प्राइवेट लिफ्ट में चला जाता है। मीरा आंखें बड़ी बड़ी करके कशिश को देखते हुए बोले, आप मुझे ऑफिस लेकर क्यों आए हो और ये किसका ऑफिस है? तुम्हारे पति का ऑफिस है, कशिश ने लिफ्ट में खड़े होकर कहा, जिस पर मीरा कन्फ्यूजन में कशिश को देखते हुए बोली, तो आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? कशिश मीरा के होठों पर हल्का सा किस करके बोला, मैं अपने
शेयर होल्डर से अपनी वाइफ को मिलवाना चाहता हूँ ताकि इन फ्यूचर मेरी वाइफ अच्छे से अपने पति की पोजीशन ले सके और उसके कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। कशिश की बात सुनकर मीरा उसे देखते हुए बोली, लेकिन मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, आपको पता है ना, इसलिए तो मैं ज्वेलरी डिजाइनिंग सीख रही हूँ। कशिश मीरा को घूर कर बोला, उसमें भी तो बिजनेस है ना मीरा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ मुझसे पीछे रहे। मीरा छोटा सा मुंह बनाकर बोली, हाँ तो मैं तो वो छोटा सा कैलकुलेशन कर लूँगी ना, मुझे इतने बड़े ऑफिस की जिम्मेदारी नहीं चाहिए, आप संभालो अपनी जिम्मेदारी। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खोलता है और कशिश मीरा के साथ लिफ्ट से बाहर आता है, जहाँ पर रौनक पहले से ही खड़ा हुआ था। रौनक उन दोनों को देखकर अपना सर झुका लेता है, जिस पर मीरा और ज़्यादा शर्मा जाती है और कशिश के कोट को पकड़ते हुए धीरे से कहती है, रौनक मुझे देख रहे हैं, आप नीचे उतरो ना। कशिश मीरा की बात को इग्नोर कर उसे अपने केबिन के अंदर ले आता है और सोफे पर बैठा देता है। मीरा कशिश के सोफे पर बैठने के बाद गहरी सांस लेकर कशिश को देखते हुए बोली, मुझे स्टिकी सा महसूस हो रहा है, मुझे शॉवर लेना है। कशिश अपनी गर्दन हिलाकर रेस्टरूम की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम्हारे लिए कपड़े मंगा देता हूँ, जाकर फ्रेश हो जाओ। कशिश की बात पर मीरा अपना सिर हिला खड़ी हो जाती है और वहाँ से जाने से पहले कशिश से कहती है, बिजनेस सूट मंगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं पहनूंगी। जिस पर कशिश हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए स्कूल यूनिफॉर्म मंगवा दूंगा, बस साइज थोड़ी बड़ी करवा दूंगा। मीरा कशिश की बात में मुंह बनाते हुए वॉशरूम की तरफ चली जाती है। कशिश उसके जाने के बाद अपना फ़ोन निकालकर मीरा के लिए फॉर्मल कपड़े मंगा लेता है। इधर शाम का वक्त था। कुंज डांस म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स एकेडमी में अदिति अपनी प्रैक्टिस पूरी करने के बाद एकेडमी से बाहर आती है और उसके पीछे पीछे ही वही 23 साल का लड़का आ जाता है और अदिति के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अदिति अपने हाथ को पीछे खींचकर गुस्से से बोली, कहा था ना मैंने, दूर रहा करो मुझसे, तुम्हें समझ नहीं आ रही है मेरी बात। वो लड़का अदिति के हाथ को जबरदस्ती कसकर पकड़ते हुए बोला, मुझे गुस्सा मत दिलाओ अदिति। अदिति उस लड़के के टखने पर अपने पैर उठाकर लात मारते उसे खुद से दूर करके गुस्से में बोले, मैंने कहा ना, दूर रहो मुझसे। अदिति के अचानक मारने से लड़का दर्द से करा उठता है, फिर गुस्से में अदिति की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, तुमने मुझे मारा। अदिति उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, विराट तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। विराट अदिति की बात पर उसके पैर नज़दीक आते हुए बोला, तुम्हें अब गलतफहमी हो रही है, तुमसे दोस्ती करना चाहा, मना कर दिया था, मुझ तुमसे प्यार करना चाहता हूँ तो भी मना कर रही हूँ। अदिति विराट को खुद से दूर करते हुए बोली, मैं विराट अदिति के हाथ को पकड़ मोड़ कर उसके कमर के पीछे लगा उसे अपने करीब खींच लेता है, जिससे अदिति विराट के बहुत नज़दीक आ जाती है। विराट अदिति के चेहरे पर आए उसके बालों को फूंक मारकर पीछे करते हुए अदिति के चेहरे को देखते हुए बोला, तुम क्या अदिति। अदिति विराट को खुद से दूर धक्का दे देती है और उसके गाल पर तमाचा जलकर कहती है, दूर रहना मुझसे, इस बार सिर्फ थप्पड़ मारा, अगली बार पुलिस कंप्लेन करूँगी। इतना कहकर अदिति गुस्से से अपने लिए आए गाड़ी में बैठकर वहां से सारंग मिलना के लिए निकल जाती है। विराट अपने गाल को सहलाते हुए जाती हुई अदिति को देखकर तीखी मुस्कान के साथ बोला, इस बार तो सिर्फ हाथ लगाया, अगली बार गले लगाऊंगा। इतना कहते हुए विराट वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। इधर नेशनल पार्क में वैदिक विकल्प आज फिर नेशनल पार्क आए हुए थे। वैदिक चार्ली का पट्टा विकल्प के हाथ पर देने के बाद इधर उधर देखते हुए बोला, जूही कहाँ है। विकल्प वैदिक के सिर पर मार कर बोला, गधे, कल आने के लिए कहा था और आज आ रहा है तो क्यों आएंगे लड़के। विकल्प के बात पर वैदिक मुंह बनाते हुए बोला, अरे बंदा इतना फ्री नहीं है, नहीं आ पाया कल, लेकिन आज तो आया हूँ ना, मेरी बंदी को इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। विकल्प वैदिक के कान को पकड़ कर बोला, परसों वो तुम्हारी फ्रेंड थी और एक ही दिन में तुम्हारी बंदी बन गई, क्या करोगे बेटा, गर्लफ्रेंड बनाकर बताओ जरा। वैदिक विकल्प के हाथ को हटाते हुए बोला, अरे आप इस तरीके से कान को कैसे पकड़कर खींच रहे हो, अगर मेरी वाली ने देख लिया तो मेरा पोपट हो जाएगा। तभी उसे जूही की आवाज़ आती है। वैदिक अपना सिर घुमाकर देखता है जहाँ पर जूही एक लड़के के साथ खेल रहे थे। जूही को किसी और लड़के के साथ देखकर वैदिक का चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। वहीं वैदिक गुस्से को देखकर विकल्प एक नज़र जूही को देखता है और वैदिक से कहता है, क्या वही तेरी बंदी है।
लेकिन वो तो पहले से किसी और के साथ सेट हो गई है जैसा लगता है। वैदिक गुस्से से विकल्प को देखते हुए बोला, अपना मुंह बंद करके रखो, मेरा नाम वैदिक सारंग है, मैं इतनी आसानी से अपनी बंदी को किसी और के पास नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर वैदिक गुस्से में अपने हाथ में पड़ा थैला लेकर अपने कदम जूही की तरफ बढ़ा देता है। विकल्प वैदिक को जाता हुआ देखकर मुंह बना वहीं बेंच पर बैठकर चार्ली को सिर को सहलाते हुए अपने कानों में हेडफोन लगा लेता है। वहीं वैदिक जूही के पास आकर उस लड़के को जूही से दूर करते हुए जूही से बोला, कौन है ये लड़का? जूही अचानक वैदिक के आने पर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैदिक कुछ कहता उससे पहले वहाँ पर खड़ा लड़का वैदिक को जूही से दूर करते हुए बोला, जूही मेरी दोस्त है, तुम हमारे बीच क्यों आ रहे हो? वैदिक उस लड़के को धक्का देते हुए गुस्से से बोला, जूही मेरी गर्लफ्रेंड है। वैदिक के अचानक धक्का देने पर वो लड़का जमीन पर गिर जाता है और उसे भी गुस्सा आ जाता है। वो खड़ा होकर वैदिक के हाथ से थैला को छीनकर वैदिक को पंच मारता है। वैदिक के गोरे गाल पर उस लड़के के मारे पंच का निशान छप जाता है और वैदिक के हाथ से जूही के लिए लाया कबाब भी नीचे गिर जाता है। वैदिक अपने थैले को देखने के बाद गुस्से में पागल हुए उस लड़के के कॉलर को पकड़कर उसके मुंह पर घुस्सा मारने लगता है। वो लड़का वैदिक के लगातार करने पर संभाल नहीं पाता और उसके मुंह से खून आने लगता है। जूही उन दोनों को झगड़ा होता हुआ देखकर रोने लगती है। जूही जल्दी से वैदिक को पीछे से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोली, वैदिक उसे मारना बंद करो, उसे लग जाएगी। वैदिक जूही को दूर करते हुए बोला, तुम दूर रहो, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे तोहफे को फेंकने की? ये कहते हुए वैदिक फिर से उस लड़के को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो जूही कसकर वैदिक को पीछे से गले लगाते हुए कहती है, मत मारो ना, उसे लग जाएगी। पीछे से वर्षा जाकर जूही को अपनी तरफ खींच कर बोली, क्या हो रहा है जूही? जूही वर्षा को देखकर जल्दी से उसके पैर से लिपटते हुए बोली, दीदी वैदिक ने कोमल को मारा। वर्षा वैदिक को घूरने लगती है। वहीं वैदिक कन्फ्यूजन में जूही को देखते हुए कहता है, मैंने कहा किसी कोमल को मारा? मैंने तो इस गंदे लड़के को मारा जिसने मेरा लाया हुआ कबाब फेंक दिया। जूही वैदिक के जवाब पर उसे घूरते हुए बोली, उसका ही नाम कोमल है। जूही के बात पर वैदिक हंसने लगता है। वैदिक को हंसता हुआ देखकर वर्षा उसके कान को पकड़कर बोली, क्या तुम यहाँ अकेले आए हो बदमाश लड़के? वैदिक वर्षा की कठोर आवाज़ पर चुप होकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, नहीं, मैं अपने भैया के साथ आया हूँ। वर्षा अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोली, और तुम जैसे बदमाश लड़के का बदमाश भाई कहाँ पर है? वर्षा कुर्सी की तरफ बैठे विकल्प की तरफ इशारा करके बोली, मेरे भैया वहाँ पर हमारे कुत्ते को पकड़ कर बैठे हुए हैं। वर्षा वैदिक के कान को पकड़े हुए उसे लेकर विकल्प की तरफ अपने कदम बढ़ा देती और जूही कोमल को संभाल कर वर्षा के पीछे पीछे चली आती है। इधर रात का वक्त सारंग विला में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, लेकिन शोभित वहाँ से गायब था। वहीं रचना विप्लो के चेहरे को निशान को देखते हुए बोली, तुम्हें क्या हुआ है? विप्लो रचना की बात सुन अदिति को विप्लो को देखने लगती है। अनमोल जब से रिया के साथ रिलेशनशिप में आया था, अपने अपार्टमेंट में रहने लगा था और रिया लूथरा मेंशन में, ध्रुवी अपने घर में थी और सुधांशु अवस्थी हाउस में। वहीं विप्लो अदिति की नज़र को खुद पर महसूस कर रचना की तरफ देखते हुए बोला, कुछ नहीं मॉम। वैशाली विप्लो के चेहरे को अच्छे से दिखाते हुए बोली, हमको तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुक्का मारा हो। विप्लो वैशाली की बात सुन जल्दी से बोला, ऐसा नहीं है, मुझे कौन मारेगा, मैं तो कितना क्यूट और इनोसेंट सा हूँ। विप्लो की चिकनी चुपड़ी बातों पर सभी उसे घूरते हुए अपना डिनर कर कमरे की तरफ चले जाते हैं। अदिति विप्लो के साथ साथ कॉरिडोर पर चलते हुए बोली, आज तो बच गए, लेकिन जब मॉम को पता चलेगा ना कि तुमने कैसे यूनिवर्सिटी में झगड़ा किया है, फिर देखना तुम्हारी कैसी बैंड बजेगी। विप्लो अदिति की बात पर बोला, वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम बताओ तुम्हारा मंगेतर कहाँ गया है? डाइनिंग टेबल पर भी नज़र नहीं आया। अदिति टाइम की तरफ देखते जिसमें रात के 9 बज रहे थे, फिर अपनी गर्दन नहीं में हिलाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता। जिस पर विप्लो बोला, कल तो तुम दोनों कहीं घूमने गए थे ना? अदिति मुंह बनाकर अपना सिर हिलाते हुए बोली, लेकिन कोच का कॉल आ गया तो मैं एकेडमी चली गई और मेरे सीनियर को वापस भेज दिया था। विप्लो अदिति के बात पर बोला, बनी ब्रो बहुत ज़्यादा पजेसिव है, इसलिए अगर वो बात ना करे तो समझाना वो बहुत गुस्से में है। अदिति विप्लो की बात पर बोली, अगर ऐसी बात है तो जब वो वापस आएंगे मैं उनसे बात करूँगी। फिलहाल के लिए बाय, गुड नाइट।
विप्लव अदिति के बात पर अपना सिर हिलाता है और कमरे की तरफ चला जाता है। इधर अदिति अपने कमरे की तरफ जाते हुए शोभित के कमरे की तरफ देखती है और गहरी सांस लेकर शोभित के कमरे की तरफ चली जाती है। अदिति शोभित के कमरे का दरवाज़ा खोल अंदर आती है तब तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि रूम की डिम लाइट बार बार ऑन और ऑफ हो रही थी और वहाँ पर धुआं भरा हुआ था, जैसे कोई काफ़ी वक्त से स्मोक कर रहा हो। अदिति को धुएं के कारण सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने कदम आगे बढ़ा वो हिम्मत करके बोली, हुब्बी आप यहीं पर हो ना, आप डिनर पर क्यों नहीं आए? पिछली बार शोभित का कमरा जो हमेशा लाइट लगता था डरावना लग रहा था। अचानक अदिति को किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो डर जाती है और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ देखती है जो कि बंद था। अदिति शोभित के हंसने की आवाज़ पर डरते हुए बोली, क्या हुआ, आप इस तरीके से क्यों हंस रहे हो? शोभित अदिति के बात को इग्नोर करते हुए बोला, तुम कहाँ गई थी अदिति? शोभित के सवाल पर अदिति अपनी नज़रें सोफे की तरफ से ले जाती है, जहाँ पर शोभित के शर्ट के बटन आधे से ज़्यादा खुले हुए थे और वो अपनी उंगली में सिंगार फंसाए बिना इमोशन के अदिति को देख रहा था। अदिति शोभित को देखकर जल्दी से बोला, मैं कॉलेज गई थी। और कहाँ गई थी कोकुन? शोभित ने फिर सवाल किया, जिसके जवाब में अदिति डरते हुए बोली, एकेडमी गई थी। शोभित अपनी बात पर रिपीट करते हुए बोला, किससे मिली? अदिति अपनी नज़रें चुराते हुए बोला, बस फिर मैं वापस घर आ गई, मैं किसी से नहीं मिली। अचानक अदिति के चीख रूम में गूंज जाती है, क्योंकि शोभित के सामने रखा हुआ कांच का काफ़ी टेबल चकनाचूर हो गया था, जिसे शोभित में तोड़ा था। अदिति घबराहट में शोभित की तरफ देखते हुए, आप मुझे डरा रहे हो सीनियर? शट द फक अप। शोभित ने अदिति को बात को बीच में काट गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।